दोस्तों एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मुझे लगता है कि इस पर सभी टीचर्स को और जो भी लोग यूट्यूब पर हैं अलग अलग जगह पर उनको बात करनी चाहिए बच्चों के लिए। और लगातार इस पर पहले भी मैं आपके सामने चीज़ें लेकर आया हूँ। एलटी ग्रेड का जो आपका रिजल्ट निकल कर आया, उसके बाद आप जिस भी विषय का भी आया है और बाकी विषय पर भी हम लोग बात करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नॉर्मल नहीं दिख रही हैं। उसको मैं थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझाना चाहूँगा कि आयोग ने क्या दावा किया है कि हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले। 15 गुना कैंडिडेट उनको लेना था। उन्होंने कहा कि हमें एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो नहीं मिले। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप में से भी काफी लोग होंगे जिनमें कि मान लीजिए कि 90 प्रश्न उनका सही है, लेकिन उनको नहीं माना गया है पास और बोल रहे कि एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले। एलिजिबल मतलब क्या होता है कि जो मिनिमम पासिंग है वो आप करिए। देखिए, परीक्षा का नियम क्या था? 40% अंक जो है मिनिमम आपका पास है होना चाहिए। तो अगर आप 60% पास होने के लिए अनिवार्य मतलब है। अब यहां पर अगर आप देखिएगा, हजारों छात्र के पास ओएमआर की कार्बन कॉपी है जो दिखाती है कि उनके पास 40% से काफी ऊपर अंक है, 90 तक अंक है, फिर भी उनका नाम लिस्ट में नहीं है। आप समझिए मेरी बात कि एक तरफ हम कहते हैं कि मुझे 8000 कैंडिडेट यहां पर चाहिए। एक मिनट के लिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि मुझे यहां पर 8000 कैंडिडेट चाहिए और मैंने सिर्फ 6000 कैंडिडेट लिया और मैं कह रहा हूं कि योग्य कैंडिडेट नहीं थे, मतलब कि उन्होंने पास भी नहीं किया। लेकिन जो जिनको पास नहीं किया गया है उनके आप ओएमआर, कई सारे अभ्यर्थियों ने हमें भेजा है जिनकी ओएमआर में पासिंग मार्क्स है। तो जब एक तरफ आप बोल रहे योग्य नहीं मिले, तो फिर ये तो योग्य थे, तो वो 2000 में कम से कम इसको तो जो सीट बचा है उसमें इनका होना चाहिए था। तो ये वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है और इस पर मैं इसलिए आप आवाज उठाना चाह रहा हूं क्योंकि ये अभ्यर्थियों के बहुत ज्यादा हित में है और अल्टीमेटली ये जो पहला स्तर है ये पास करना उनका अधिकार है अगर वो उस नंबर को ला रहे हैं तो क्वालिफाइंग नेचर से ज्यादा नंबर है, लेकिन उसके बाद भी उनका चयन नहीं हुआ। देखिए, अभी यहां पर अगर आप देखिएगा तो सब्जेक्ट वाइज आप लोग बैठे हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर विषय की अगर आप बात करें तो हिंदी की एक केस स्टडी है जो कई लोगों ने इस पर आवाज भी उठाई और जो मैं भी आपको बताना चाहता हूं। लगभग 87,000 अभ्यर्थी इसमें बैठे थे, है ना। तो इसमें यह असंभव है कि इसमें से 10,350 छात्र जो है भी 40% यानी कि 60 प्रश्न का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। जनरल कैटेगरी का हर गंभीर छात्र 60% से अधिक करता है ना, और फिर भी हजारों सीटें इनकी खाली रह गई। कह रहे कि सीटें खाली रह गई, 10,350 में से 8,162 उनका वास्तविक परिणाम दिया और बाकी सीटें उनकी खाली रह गई। तो यह सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये मतलब एकदम कन्विंसिंग नहीं है। क्या अभ्यर्थी नहीं मिले और अभ्यर्थी कह रहे कि भाई मेरा देखो, मेरे पास मेरा तो है पासिंग मार्क्स, तो हम योग्य कैसे नहीं है फिर, है ना। तो वो हुआ ना, योग्य नहीं हुआ जो आप जो कि पास भी नहीं किए मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जैसे आप मैथ सब्जेक्ट का देखिए तो इसमें भी 15 गुना का तो नियम है। तो जो कुल सीटें आपकी यहां पर हैं उन कुल सीटों से आप 15 गुना चयन करोगे, लेकिन वास्तविक चयन आप काफी कम कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं, मतलब प्रत्येक सीट पर जो है अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कुल सीटें 1100 है मान लीजिए, है ना, उसके अंतर्गत, और आपको 16-17 हजार अभ्यर्थी के बीच कब का चयन करना था 15 गुना, लेकिन आपने चयन किया 2200 छात्र। अब प्रत्येक सीट पर कितना बैठेंगे अभ्यर्थी? दो ही बैठेंगे ना, दो ही अभ्यर्थी एक सीट पर बैठेंगे ना, क्योंकि 1100 सीट ही है। तो 100% सीट यहां पर खाली जाने की अब संभावना भी हो सकती है। मुख्य परीक्षा भी क्वालिफाइंग नेचर का है, इतने कम छात्र में सीटें भरना बिल्कुल प्रैक्टिकली देखिए तो संभव ही नहीं, तो सीटें फिर खाली जाएंगी ऐसे केस में। तो अभ्यर्थी नहीं अगर मान लीजिए कि कैपेबल है तो बात अलग है, लेकिन यहां पर तो उस तरह की सिचुएशन ही नहीं बन रही है। अभ्यर्थी तो मार्क्स ला रहे हैं, आप समझ पा रहे हो चीजों को। अभी देखिए, जनरल ओबीसी, एक तो कट ऑफ की कोई क्लैरिटी नहीं। जनरल ओबीसी चर्चा है कि कट ऑफ 87 से 90 के बीच गई है, जनरल की बात करते हो, ओबीसी करते हो, लेकिन 93 और 94 प्रश्न सही करने वाले छात्र जो है या ओबीसी छात्र, उनका भी चयन नहीं हुआ ऐसे प्रूफ से। वहीं योग्य उम्मीदवार मौजूद है फिर भी वहां पर उनको नॉट फाउंड स्टेटस दिखा रहा है। ये सब प्रॉब्लम है कि नहीं बताइए आप, है ना। पास होने के लिए जो है 50, 55 से 60 प्रश्न SC ST के लिए चाहिए, और ऐसे छात्र हैं जिनको 86, 87, 94 प्रश्न जिनके सही हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो निष्कर्ष बात है कि ये मेरिट की बात नहीं कि बच्चे मेरिट में नहीं आ पाए, सीट खाली, ये बहुत बड़ी विसंगति है। अब वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जानबूझ के हो रही है,
अच्छा, बहुत बच्चे को यह भी मन में भ्रांति होती है कि फॉर्म अपडेट करने के लिए आया था, बच्चों ने बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए मेरा रिजल्ट रुक गया, हम फॉर्म अपडेट नहीं किए थे। अरे भाई, फॉर्म जो अपडेट आया था वो सिर्फ दिव्यांग कैटेगरी के लिए आया था, है ना, यह सामान्य छात्र के लिए लागू नहीं था। तो अब उसके कारण ऐसे भी बाहर होना यह कोई लॉजिक नहीं है, ये होता भी तो भी ये कोई लॉजिक नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अब यहां पर देखिए जीएस जो है, बहुत लोग क्या किए थे, देखिए आप नेगेटिव मार्किंग रखिएगा तो लोग को जो बनाना होगा वो बनाएगा, और जीएस की कोई अलग से कट ऑफ नहीं थी। तो ये सवाल है कि क्या बहुत लोगों ने मुख्य विषय में अच्छा किया लेकिन जीएस को छोड़ दिया, ये उसमें कम अंक है, तो एक संदेह यहां पर उत्पन्न होता है कि क्या उन्होंने जीएस के लिए अलग से पासिंग मार्क्स लगा दिया कुछ। ओवरऑल तो बच्चा पास है, लेकिन क्या जीएस में उनका कम इसलिए पासिंग मार्क्स लगा दिया। लेकिन बात तो यह है ना कि नोटिफिकेशन में आपने इस बात की कोई चर्चा ही नहीं की थी, वहां पर जो है ओवरऑल समग्र रूप से 40% था, ना कि विषयवार। तो इसकी तो बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर पीछे से अभी हिंदी और गणित की खास करके अगर हम बात करते हैं, अब पीछे से अगर आपने ऐसा कुछ लगाया है तो बहुत बड़ी विसंगति है फिर, क्योंकि आपने एग्रीगेट बात की थी। तो नोटिफिकेशन में ये कहीं स्पष्ट नहीं था कि जीएस और मुख्य विषय दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है ना। अच्छा, माइनस मार्किंग है, वही मैं बोला, तो लोग छोड़कर ही काम करेंगे ना, अपने हिसाब से काम करेंगे। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिएगा, नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम आपको अपडेट भी देंगे और सारी। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए बैक साइड से कुछ भी अगर लगाते हैं तो ये बिल्कुल कानूनी नियम से गलत होगा। अगर जीएस की कट ऑफ यहां पर लगा देते हैं तो आयोग इस पर बार बार हम सवाल कर रहे हैं, बहुत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आयोग कोई इस पर जवाब नहीं दे रहा है। एक चीज आप देखिए जिस पर कई लोगों ने, मैंने देखा है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने भी आवाज उठाई है, मैं भी इसको सपोर्ट करूंगा। आयोग अब क्या करता है, रात 11 बजे के बाद परिणाम जारी करता है, पहले शाम को करता होता था। कट ऑफ नहीं बताता है। क्या दिक्कत है कट ऑफ बताने में, आप बताइए, कोई परेशानी है? कट ऑफ बता सकते हैं आपको, आपको खुद क्लैरिटी है, और हजारों योग्य छात्र मौजूद हैं, फिर भी सीटें खाली जा रही है। तो ये सब चीजें तो फिर भाई खलेगी ना लोगों को, है ना। अब देखिए आगे और जो विषय है 2-3 दिनों में उसके भी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, है ना, अन्य विषय के परिणाम भी आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जीएस बहुत सारे बच्चे हल नहीं कर पाते हैं। अगर जीएस कट ऑफ वाला पैटर्न का कोई सिस्टम अगर वो लगा रहे हैं तो फिर संस्कृत इत्यादि में भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीजें रहेंगी। तो इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस पर बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां पर आप उचित है वो आपको समझना पड़ेगा। अभी आप क्या करिए, होता क्या है, जैसे आरटीआई हम लोग करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लेता है ना। मुझे लगता है कि आपको ईमेल जरूर करना चाहिए, तुरंत अपनी डिटेल के साथ आयोग को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ईमेल करिए कि भाई मैं आपके कट ऑफ के ऊपर हूं, फिर आप कैसे नियम को पास कर रहे हैं। दूसरा चीज देखिए कि आप एक जो है लेटर भी लिख दीजिए, है ना, पूरा जो आप ईमेल कर रहे हैं उसी चीज को बाय पोस्ट लेटर कर दीजिए आयोग को, अपनी प्रूफ जरूर यहां पर जो है ना, अटैच करिए। अब होता क्या है कि आरटीआई जस्ट एक आपको सूचना देता है, यहां पर आपको जवाब चाहिए। इंफॉर्मेशन पास करना और जवाब में अंतर होता है, तो इनसे हमको यहां पर जवाब चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी लोगों को एक बात यही कहना चाहूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी आप लोग हैं, सब लोग इस कार्य को जरूर करिए और एकजुट होकर काम करिए। कहीं ना कहीं पूरी डेडिकेशन के साथ अगर आप चीजों को करते हैं तो आप बहुत आगे अपने हक के लिए लड़ पाते हैं। क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम है? क्या ये आवाज उठाना सही है? इस पर आप कमेंट जरूर बताइएगा और डीएस से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिएगा। और काफी लोग, जिन लोगों ने इस पर आवाज उठाई है और मैंने देखा, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें जिसमें सभी बहुत सारे फैकल्टी है, टीचर्स हैं, संस्थाएं जिन्होंने आवाज उठाई है, बहुत सारे तो नहीं, कुछ ही है, लेकिन उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि सब चीजों से हटके इसके लिए भी हमें बच्चों के लिए लड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।